हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? हमारा जो चैप्टर है आज का वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी अननोन सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, और एसिड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लियर है? तो देखिए, हम लोग क्लास 9th में कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े थे? कंपाउंड के बारे में। और कंपाउंड का दो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कंपाउंड्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, compound can be classified into three categories on the basis of chemical properties। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कंपाउंड को कितने तरह से डिवाइड किया गया? तीन तरह से। कौन कौन? पहला जो है वो है हमारा एसिड, दूसरा है बेस, एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। ठीक है, कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पे है? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे है। क्लियर है? ये तीनों चीज के बारे में हम लोग 8th 9th में भी पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का। ठीक है, 8 में भी पढ़े थे हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट को डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है और आपका वो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। आज हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड। देखो, एसिड को अगर हम लोग को क्या करना है? डिफाइन करना है। अच्छा, एसिड पढ़ने से पहले, ठीक है, एसिड पढ़ने से पहले हम लोग इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स। एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया। आपको क्या दिया गया? 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया, और इस तीनों टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड डाल दिया गया जो कि आपका कलरलेस लिक्विड है। तीनों क्या है? कलरलेस लिक्विड है। ए, बी, सी, ये 3 टेस्ट ट्यूब है। तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको लिक्विड दिया गया है, कलरलेस लिक्विड। अगर हम आपसे पूछें कि तीनों में बताइए कौन एसिड है, कौन बेस है या कौन सॉल्ट है, तो इस तरह से देख के बता पाना कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी लिक्विड जो है मेरा वो एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, ये बताना क्या है आपका थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम लोग देख के नहीं बता सकते कि वो क्या है, एसिडिक, बेसिक या वो न्यूट्रल यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी अननोन लिक्विड जो है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा यानी सॉल्ट। तो उस चीज को पता करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करेंगे हम लोग? इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होता है? ठीक है, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि ये अननोन सॉल्यूशन किस नेचर का है। ठीक है, यानी ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे कि इट इज अ सब्सटेंस which indicate
It is a substance which indicate that unknown solution is either acidic, basic or neutral by changing its color and, ठीक है, changing its color, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स जो है वो कितने तरह का होगा, ठीक है। इंडिकेटर्स दो तरह का होते हैं मेनली। पहला जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर, और सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, हम लोग के पास दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे, जो नेचर से ऑब्टेन्ड होगा, और सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलेंगे, जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करेंगे। केमिकली प्रिपेयर्ड जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, लिखिए इसको। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में। क्लियर है, तो इंडिकेटर्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में जो हम लोग यूज करते हैं वो सबसे पहला होता है लिटमस सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है वो है लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिटमस सॉल्यूशन जो है वो हम लोग को कहां से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीचेन। ठीक है, तो दिस इज it is obtained from a plant called लीचेन। ये जो इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन वो हम लोगों को किससे मिलता है, लीचेन प्लांट के एक्सट्रैक्ट से मिलता है। ठीक है, जो इसका एक्चुअल कलर जो होता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर जो होता है इसका वो होता है पर्पल, वो होगा पर्पल। ठीक है, तो हम लोग इस इंडिकेटर का यूज करके कैसे बताएंगे कि कोई अननोन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो देखिए हम लोग कॉलम बना लेते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट हमारा न्यूट्रल है इसको। अब देखो जब हम इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो आपका रेड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। बेस में जो इसका पर्पल कलर वो आपका चेंज हो जाएगा ब्लू में। इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। और इसमें नो चेंज आकर, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बात यहां तक। तो अगर हमको 3 सॉल्यूशन दिया गया, यानी 3 तरह का लिक्विड दिया गया, कलरलेस लिक्विड, और बोला बताइए कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन सॉल्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये मेरे पास 3 लिक्विड है, ए, बी और सी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे। लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद अगर ये हमारा क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड। अगर ये ब्लू कलर में हो जाता है तो उसको हम कहेंगे बेस। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है, अगर इसको डालने के बाद ये पर्पल कलर यानी इसका एक्चुअल कलर ही रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी वो सॉल्ट है। तो इस तरह से इंडिकेटर का यूज करके हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा अननोन सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, या फिर वो सॉल्ट है यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर है बात यहां तक। तो हमारा पहला हो गया क्या, लिटमस सॉल्यूशन। क्लियर बात है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेचुरल इंडिकेटर में
ठीक है, हम लोग दो और इंडिकेटर यूज करते हैं। ये जो है ये है टर्मरिक और दूसरा है चाइना रोज। ठीक है, ये हम लोग दो इंडिकेटर यूज करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो टर्मरिक जो है, टर्मरिक कैसे बताता है? टर्मरिक का एक्चुअल कलर होता है येलो। कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। लेकिन ये बेसिक मीडियम में ना, अगर आप इसको बेस में डाल दोगे, बेसिक मीडियम में ये रेड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? बेसिक मीडियम में ये रेड में चेंज हो जाता है। क्लियर है बात यहां तक? तो ये जो है ये भी बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का है। बेसिक मीडियम में वो रेड देगा, अगर एसिडिक है तो वो येलो का येलो ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा। अगर सॉल्ट है तो भी वो कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चाइना रोज भी कुछ उसी तरह का होता है जिस तरह का हम लोग क्या पढ़े, लिटमस सॉल्यूशन। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से इसका एक्सट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और इसका एक्सट्रैक्ट भी पर्पल कलर में आता है और वो एसिड में बेस कलर में एसिड में, जैसे देखो अगर हम लोग इस चाइना रोज के एक्सट्रैक्ट क्रिएट बनाएंगे तो इसको देखो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेपर पे एक व्हाइट पेपर लेंगे और इस चाइना रोज को उसके ऊपर रब कर देंगे। रब करने के बाद क्या होता है, इस पे एक पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट जमा हो जाता है। अगर इसको फिर हम लोग एसिड में डाल देंगे तो वो रेड होगा और बेस में डालेंगे तो वो फिर आपका ब्लू कलर देगा। तो इस तरह से चाइना रोज भी एक इंडिकेटर का काम करता है कि मेरा जो अननोन सॉल्यूशन है वो एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट है, वो भी बताने में ये हम चाइना रोज का यूज करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है लिटमस पेपर। जो हम लोग देखते हैं कि लिटमस पेपर का यूज करके हम लोग बताते हैं कि एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा जो है वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और तीसरा जो है वो है आपका तीसरा है आपका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन तीसरा जो है वो है फिनोफ्थलीन है। अब देखिए ये जो आपका लिटमस पेपर होता है ये दो तरह का होता है। लिटमस पेपर कितने तरह का होगा? दो तरह का, रेड लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो देखो ये लिटमस पेपर से कैसे चेक करेंगे, ये आप बहुत पहले भी पढ़े हैं 8 में। ठीक है, क्या होता है, हम लोग फिर उसी तरह का कॉलम बना लेंगे और लिखेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। तो देखो एसिड में जो है, एसिड में क्या होगा कि ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में, यानी रेड कलर। ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस में क्या है कि रेड जो है, रेड लिटमस जो है ये चेंज हो जाएगा ब्लू में, ये चेंज हो जाएगा ब्लू में। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और सॉल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्लियर है बात यहां तक? तो मेरा जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिटमस पेपर में देखते हैं कि किस तरह से कलर चेंज होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग। मिथाइल ऑरेंज देखिए एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका जो एक्चुअल कलर होता है ना, एक्चुअल कलर वो ऑरेंज कलर का ही होता है।
एक्चुअल कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर में चेंज, ऑरेंज कलर का होता है। अब रेड या किस तरह का चेंज करेगा ये सॉल्यूशंस के अंदर, डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर वो देखेंगे। एसिड में कैसे चेंज करेगा, बेस में कैसे चेंज करेगा और सॉल्ट में कैसे चेंज करेगा। देखो एसिड में जो होता है वो उसका जो ऑरेंज कलर है, सॉरी इसका जो ऑरेंज कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालिएगा तो उसका ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस में जो है वो ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज जो है वो येलो में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। और सॉल्ट के अंदर नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है बात यहां तक। तो इस तरह से हम लोग कलर चेंज देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंडिकेटर किस तरह के लिक्विड के अंदर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर किस तरह से अपना कलर चेंज करता है। क्लियर है बात यहां तक। अब लास्ट जो है हमारा वो है फिनोफ्थलीन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। इसका जो एक्चुअल कलर है वो क्या है, वो कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। एक्चुअल कलर हम लोग क्या बात करेंगे, ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से यूज में आता है देखिए, एसिड बेस और सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, कलरलेस, हम लोग नो एनी कलर चेंज will be observed। अगर हम लोग एसिड में अगर हम लोग फिनोफ्थलीन को डालते हैं तो कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। लेकिन बेस में अगर डालने के बाद कलरलेस जो आपका फिनोफ्थलीन है वो चेंज करेगा पिंक कलर में, ठीक है। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो वो हम लोगों को बताएगा कि वो आपका क्या है, बेस है। और इसमें भी नो चेंज, इसमें भी क्या है, नो चेंज। क्लियर है। यानी फिनोफ्थलीन से हम लोग सिर्फ बेस को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, एसिड और सॉल्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां तक। तो ये हमारा था कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसमें हम लोग देखे कि वो अपना कलर चेंज कैसे करता है। क्लियर है बात यहां तक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिखिए पहले इसको। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम लोग क्या देखें, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये नया इंडिकेटर क्या आ गया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। हम लोग तो बोले कि कलर चेंज करता है वो इंडिकेटर होता है, उसमें दो तरह का, नेचुरल और सिंथेटिक। देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग किसको बोलते हैं, इसमें कलर चेंज नहीं होता है, इसमें क्या चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये कैसा इंडिकेटर है, इट इज अ इंडिकेटर which change their smell in acidic, basic और salt। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं और इन एसिड, इसको इस तरह से लिखिए, इन एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो ये कैसा इंडिकेटर है जो कि आपका क्या चेंज करता है, स्मेल चेंज करता है। क्लियर बात यहां तक। अब देखो ये दो तरह का होता है, वनीला और ऑनियन। हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों के पास अपना एक स्मेल होता है, प्याज का भी एक स्मेल होता है, ठीक है, तो वनीला का भी अपना एक स्मेल होता है। तो लिखेंगे क्या, ये दोनों के पास क्या है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है।
तो होता क्या है, जब इसको आप एसिड में डालिएगा या फिर इसको इसके ऊपर एसिड डालिएगा तो इसका स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बेस डाल दिए तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई भी स्मेल आपको नहीं ऑब्जर्व होगा वहां पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग बताते हैं कि ये अपना स्मेल चेंज करके आइडेंटिफाई करता है कि जो लिक्विड इसके ऊपर आया वो एसिड है या बेस है। इसको हम लोग लिखते हैं, these have characteristics smell which destroy in basic medium but in acidic medium its smell remains same। ठीक है, इसका स्मेल जो है वो सेम ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालिएगा तो ये दोनों का जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट और ओनियन एक्सट्रैक्ट। इसका यूज क्या होता है, जो आपका ये दोनों का जो स्मेल होता है वो बेसिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाता है और एसिडिक मीडियम में सेम रहता है। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंडिकेटर्स, कि इस सब्सटेंस के मदद से हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी अननोन सॉल्यूशन है या अननोन लिक्विड है तो उसको हम ये पता कर सकते हैं कि वो हमारा एसिड है, बेस है या फिर वो न्यूट्रल है यानी सॉल्ट है। तो एक एक करके हम लोग तीनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है या फिर सॉल्ट क्या होता है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज, एसिड। ठीक है, ये हमारा है एसिड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि एसिड क्या होता है। ठीक है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज खाने में खट्टा लगे, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, कि कंपाउंड विच इज सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। जो आपका खाने में क्या लगे, खट्टा लगे, वो आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, लेकिन ये 8 तक डेफिनेशन ठीक है, लेकिन हम लोग इसको 10th में कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है कि कंपाउंड which has sour taste is called acid। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन देखिए। ठीक है, वैसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालने के बाद अगर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, कंपाउंड्स which produce H+ आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम कहने का मतलब है उसको हम लोग किसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे। एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड, उसको हम कहेंगे एसिड। एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे कि मान लो मेरे पास HCl है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर आप पानी में डालिएगा यानी एक्वस मीडियम में, एक्यू लिखने का मतलब है एक्वस, ये पानी में डाला हुआ है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये टूटेगा H+ एक्वस
और Cl माइनस एक्वस, यानी ये दो तरह का आयन प्रोड्यूस करेगा। पहला है हाइड्रोजन आयन, पहला क्या है हाइड्रोजन आयन, और दूसरा है क्लोराइड आयन। आयन के बारे में हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि जिसमें पार्शली या फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहे, चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये देखो क्या रिलीज किया, H+ रिलीज किया, इसलिए HCl क्या है हमारा एसिड है, इसको लिखते भी हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से देखो अगर H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये 2H+ रिलीज करेगा एक्वस, और साथ में एक और आयन रिलीज करेगा SO4 2-, ये भी एक्वस। तो इसको तो हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन। ये आपका कैसा आयन है, सल्फेट आयन है। तो ये भी आपका एसिड हुआ, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, इसको अगर आप डालिएगा वाटर में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO- प्लस H+। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन आ रहा है, ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट आयन। ये हमारा क्या है, एसीटेट आयन है, ठीक है। तो देखो सब ये जितने भी कंपाउंड जो हम एग्जांपल में लिए हैं, क्योंकि एसिड पढ़ा रहे हैं तो एसिड का एग्जांपल लिए हैं, सब क्या कर रहा है, H+ रिलीज कर रहा है, क्लियर है। तो जो कंपाउंड H+ रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिड बोलेंगे। तो अब हम लोग को ये नहीं बोलना है कि कंपाउंड विच हैज सोर इन टेस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड एसिड। हम लोग बोलेंगे कि कंपाउंड्स which produce H+ आयन in aqueous medium is called acid। यानी वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, क्लियर। इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखो तो हम लोग एसिड का डेफिनेशन पढ़ ले कि आखिर एसिड क्या होता है। अब कितने तरह का एसिड होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लियर है। तो हम लोग का टॉपिक जो है नेक्स्ट वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखो इसको अलग अलग तरह से बांटा गया है, एसिड को जो है वो अलग अलग आधार पे अलग अलग तरीके से बांटा गया है, क्लियर है बात यहां तक। तो देखो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो स्ट्रेंथ के आधार पे दो तरह का आपका एसिड होता है। पहला जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो है वो है वीक एसिड। दूसरा जो है वो क्या है, वीक एसिड है। तो स्ट्रेंथ के आधार पे दो तरह का एसिड, कौन कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे, देखिए यहीं पे बता देते हैं। डिफरेंशिएट का डिफरेंशिएट भी हो जाएगा और दोनों का डेफिनेशन भी हो जाएगा। देखो कि acid which is completely ionized in aqueous medium is called strong acid, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो एसिड जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली आयन में आयोनाइज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मेरे पास HCl है, क्या है, HCl। HCl को हम क्या डालें, एक्वस फॉर्म में, तो ये आपका रिलीज हुआ H+ और Cl-। देखिए ये कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। उसी तरह से H2SO4 को अगर डाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2H+ और साथ में SO4 2-, ठीक है। उसके बाद जैसे HNO3 को डाला जाए, H+ और
NO3 माइनस। ठीक है, तो ये देखो ये सब क्या होता है, कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे एसिड्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और वैसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी थोड़े बहुत आयोनाइज होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एसिड which is partially ionized in aqueous medium, याद रहे aqueous medium होना जरूरी है, पानी में डालेंगे तो ही। in aqueous medium is called weak acid, weak acid। क्लियर बात है? तक एग्जांपल के तौर पे देखिए CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड, या इसको हम लोग बोलते हैं इथानोइक एसिड भी बोलते हैं इसको हम लोग, इथानोइक एसिड। ठीक है, तो ये जब जाएगा तो ये आयन में देखिए CH3COO माइनस और H+, ये पार्शियली आयोनाइज होता है। देखो कोई भी एसिड स्ट्रांग है या वीक है, ये इस तरह से देख के नहीं बता सकते हम लोग। ठीक है, इस हर एक एसिड का एक pKa का वैल्यू होता है। ये आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा कि क्या होता है, कि ये pKa वैल्यू होता है। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है इसके अमाउंट से। ठीक है, कितना अमाउंट में लिए हैं, कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके आधार पे ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। और इस वैल्यू के आधार पे बताया जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। तो सीधा सीधी ऐसे देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। ठीक है, तो कुछ आइडिया, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बस वही। ठीक है, HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर बोलते हैं मिथानोइक एसिड। ये भी देखो HCOO माइनस और H+, तो ये वीक एसिड हुआ। क्या हुआ? वीक एसिड हुआ। तो डेफिनेशन हम लोग को जानना है क्या, कि जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो पार्शियली आयोनाइज होगा वो वीक एसिड है। क्लियर बात यहां तक? तो इसको लिखिए। तो हमारा पहला था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सेकेंड जो है हमारा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, अब देखो सोर्स के आधार पे दो तरह का, पहला जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा जो है वो है मिनरल एसिड। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे और मिनरल एसिड किसको बोलेंगे। ठीक है, जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, यानी प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है जो एसिड, ठीक है, जिसको बनाया जाता है आदि साइंटिस्ट के द्वारा, वो क्या कहलाता है? मिनरल एसिड कहलाता है। जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? मिनरल एसिड कहलाता है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन क्या है? एसिड which can be obtained from nature like plant or animal। ठीक है, like plant और animal। तो देखिए प्लांट और एनिमल, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो है स्टिंग ऑफ रेड एंट, स्टिंग ऑफ रेड एंट। लाल चींटी के डंक में जो आपका एसिड होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तीसरा जो है वो है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका कहाँ होता है? मिल्क में होता है, मिल्क में या दही में। ठीक है, 4 नंबर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो आपका सिट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टा फल होता है ना, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। 5th, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका ऑनियन में होता है, प्याज के अंदर। ठीक है। 6 टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये आपका किस में होता है? इमली में, टर्मराइंड। टर्मराइंड में होता है। ठीक है, इमली में। इमली बहुत खट्टा लगता है खाने में। ठीक है, ये आपका टार्टरिक एसिड है। इस तरह बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, एसिड्स जो प्लांट से या एनिमल से हमको मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे।
ठीक है। दूसरा जो है मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड हम लोग बोलते हैं जो लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे एसिड which can be synthesized in lab by using minerals present in earth, ठीक है, is called मिनरल एसिड। इसको हम लोग मिनरल एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल पे देखिए आप, एग्जाम्पल जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, हाँ H2SO4, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया H2SO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। यहां पे एक एक्सेप्शन, हम लोग एक बात लिखेंगे नोट करके, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है। देखो जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो वीक एसिड होता है, और जितना भी मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे नोट एक लिखेंगे हम लोग कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। जबकि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शन वो क्या है कि ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये वीक एसिड होता है, ठीक है। कि कार्बोनिक एसिड इज मिनरल एसिड बट इट इज वीक एसिड, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है। क्लियर बात यहां तक। तो ये हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दो तरह का ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट दो तरह का एसिड है। पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, सो देखिए कि एसिड इन विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यहां पे लिखेंगे एसिड विच आइदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट or absence of water is called conc acid या concentrated acid, ठीक है। वैसा एसिड जिसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम, नेग्लिजिबल हो या नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो क्या लिखेंगे, एसिड इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट is called
डाइल्यूट एसिड, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। तो कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है कि ये कंसंट्रेटेड होगा या ये डाइल्यूट होगा। अगर कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम लोग वाटर मिला दें या फिर उसके अंदर अगर वाटर का अमाउंट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का एक स्पेशल तरीका है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं कि एसिड रख लिए और उसमें पानी डाल दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक क्या है? स्पेशल तरीका है। अगर आप एसिड रख के उसके ऊपर पानी डालेंगे तो इतना एक्सप्लोजन होगा और आपका चेहरा या आपका स्किन भी खराब हो सकता है उसके छींटे पड़ने के कारण। ठीक है, तो एक इसका स्पेशल तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं। क्लियर है? तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप। देखो यहां पे हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूशन ऑफ एसिड को समझते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कैसा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखो डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि वाटर का अमाउंट बढ़ाना। ठीक है, वाटर का अमाउंट क्या करना? बढ़ाना। तो देखो दो तरीका हो सकता है। ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग क्या रखे हैं? एसिड रखे हैं। क्या रखे हम लोग? एसिड। और ये इसमें अगर हम लोग वाटर को इसमें डाल दें, ठीक है, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो गलत है। वी कैन नॉट मिक्स वाटर डायरेक्टली इनटू एसिड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? वी कांट मिक्स वाटर डायरेक्टली इनटू एसिड। क्यों भाई? क्योंकि जैसा ही वाटर आप यहां डालिएगा, इसका जो इंटरमिक्सिंग है वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का है। कैसा नेचर का है? हाईली एक्सोथर्मिक नेचर। जैसे ही आप इसमें वाटर डालिएगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा और यहां पे होगा एक्सप्लोजन, जो कि इस पूरा ये बाहर निकल के छींटा पड़ेगा और उस कंसंट्रेटेड एसिड के छींटे पड़ने के कारण आपका स्किन जो है वो कोरोड हो सकते हैं, वो जल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी वाटर को एसिड के अंदर मिक्स नहीं करते हैं। तो वी कांट मिक्स वाटर डायरेक्टली इनटू एसिड। अगर आपका रीजन पूछा जाए कि इसके पीछे का क्या रीजन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू एसिड is highly exothermic, which cause explosion, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसमें मिक्स नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तो देखो वी मिक्स, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं हम लोग? एक टेस्ट ट्यूब, और इसमें हम लोग वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ये हमारा वाटर रहता है। और एक आपका ग्लास रॉड रहेगा। क्या रहेगा? एक ग्लास रॉड रहेगा, और इस ग्लास रॉड पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे और इसके मदद से ये इस वाटर में आएगा और इसको हम लोग इस तरह से क्या रहेंगे? घुमाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग डाइल्यूट करते हैं, ना कि इस तरह से। ठीक है, अगर जान अपना लेना है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी मिक्स एसिड इनटू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन ग्लास रॉड एंड, ठीक है, ग्लास रॉड, we mix acid into water drop by drop on glass rod by and continuously stirring
मैनर, उसको हम लोग क्या करते रहेंगे, इस तरह से कंटिन्यूअसली घुमाते रहेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? लिखिए। तो हम लोग थर्ड तक देखे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड देखे कि किस तरह से हम लोग डाइल्यूट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, कि बेसिसिटी के आधार पे हम लोग कैसे एसिड को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग क्लासिफिकेशन करने से पहले ये जान लें कि बेसिसिटी होता क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ H plus ion produced by an acid is called its basicity, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, जितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उस एसिड का क्या होगा, बेसिसिटी होगा। क्या होगा, बेसिसिटी होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो इसके आधार पे सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, क्या लिखते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्या है, मोनोबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, इस तरह से जितना हाइड्रोजन आयन निकलेगा उसके आधार पे एसिड को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि एसिड्स which produce only one hydrogen ion is called monobasic acid, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए HCl, इसको वाटर में डालिए, ये क्या निकलेगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आयन निकाला, 1। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इस एसिड का बेसिसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से HNO3, इसको भी अगर आप एक्वस मीडियम में डालिएगा तो क्या निकलेगा, H प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस। NO3 माइनस एक्वस को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट आयन। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेट आयन। ये हमारा नाइट्रेट आयन है, 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो इस तरह से मोनोबेसिक एसिड को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसी के आधार पे हम लोग कैसे डाइबेसिक एसिड को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग, डाइबेसिक एसिड को। डाइबेसिक एसिड क्या है, ठीक है, डाइबेसिक एसिड क्या है, देखो डाइबेसिक एसिड हम लोग लिखेंगे एसिड विच प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन, एसिड विच प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन is called डाइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल पे देखिए आप, H2SO4 एक्वस। देखो कोई भी एसिड तुरंत दोनों का दोनों हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा। सबसे पहले एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अगर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो H प्लस रिलीज कर दिया, एक प्लस, क्या बच गया इसमें, एक H और SO4 बच गया। तो एक पॉजिटिव आयन तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आयन।
क्लियर बात यहाँ तक? तो पहला स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, उसके बाद ये जो बचा इससे एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यानी HSO4 माइनस एक्वस से ये एक और H प्लस निकलेगा और ये बन जाएगा SO4 माइनस। तो दो स्टेप में ये आयोनाइज होगा। पहला स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, दूसरा स्टेप में उस दूसरा हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो देखो एक प्लस तो इसके ऊपर एक निगेटिव डालना है, ठीक है, H प्लस निकाल दिए, बाकी जो बचेगा उसके ऊपर एक निगेटिव डालना है, फिर एक निकलेगा तो फिर उसके ऊपर एक और निगेटिव बढ़ाना है। जैसे इस पे HSO4 माइनस था, एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा H प्लस, तो इसके ऊपर एक और निगेटिव बढ़ जाएगा, यानी 2 माइनस बढ़ जाएगा। तो इसका नाम है बाइसल्फेट आयन, इसका नाम है बाइसल्फेट आयन और इसका नाम है सल्फेट आयन। तो इस तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा यार, 2 हो जाएगा, क्योंकि कितना निकाला है, 2 हाइड्रोजन आयन निकाला है। तो इस तरह से ये क्या है, डाइबेसिक एसिड। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए ट्राइबेसिक एसिड क्या है, ट्राइबेसिक एसिड। तीसरा जो है वो हम लोग देखेंगे ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग एसिड which produce 3 hydrogen ion is called tribasic acid, उसको हम ट्राइबेसिक एसिड बोलेंगे। एग्जांपल देखिए H3PO4, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो देखो हम जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड केस में बताया कि एक ही बार में तीनों हाइड्रोजन आयन यहां भी नहीं निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप निकलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन निकला तो एक H प्लस, बाकी क्या बच गया यहाँ पे, H2PO4, यही बच गया ना, 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल गया, सॉरी 3 हाइड्रोजन आयन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन बचा, एक पॉजिटिव तो इसके ऊपर एक नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आपका एक्वस और ये आपका एक्वस। अब ये जो है इससे एक हाइड्रोजन आयन और निकलेगा, स्टेप 2 H2PO4 माइनस से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा, H प्लस। तो यहां क्या बच जाएगा, एक H बच जाएगा सिर्फ, तो यहां हो जाएगा HPO4। अब यहां से एक H प्लस और निकला तो इसके ऊपर एक और नेगेटिव बढ़ जाएगा, यानी 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अब फिर एक H निकलेगा, जब तक सारा हाइड्रोजन नहीं निकल जाएगा तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता चला जाएगा, क्योंकि अगर एक बार वाटर में डाल दिए तो वो वाटर में ही रहेगा, वाटर से बाहर थोड़ी निकल जाएगा, तो जब तक वाटर में है तब तक आयनाइज होते रहेगा। तो ये हो गया H प्लस और बन गया लास्ट में PO4 3 माइनस। अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो टोटल कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया यार, 3। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3। बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, और बेसिसिटी के आधार पे क्या है आपका एसिड का क्लासिफिकेशन। अगर 3 से ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉलीबेसिक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक?